Hello everyone, welcome to the Fertile Classes guys. Today I am going to discuss about the very important chapter, that is the chapter of class 6 guys. And तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे what books and burial tell us. ठीक है, तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बुक है उसके बारे में, वेदास के बारे में पढ़ेंगे, ओल्डेस्ट बुक क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर ही नहीं पढ़ाया जाता है। आपको जीके जीएस करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे मैथ्स की भी क्लासेज रेलवे बैंक एसएससी के लिए कराई जाती है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़कर कंटिन्यूसली पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और मैथ्स जो होता है वो आपका कैट, रेलवे बैंक, एसएससी, ठीक है, एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं वो सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पे बनकर रहकर किसी भी टाइप के स्टेट पीएससी या फिर आप सेंट्रल लेवल के जो भी जॉब होते हैं वो उसका आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो मैं कवर करा रहा हूँ ये यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर आपको स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी का पढ़ना है तो उससे पहले आपको बेसिक जानने के लिए आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का पूरे अच्छे से कवर होना चाहिए। देन आफ्टर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि स्टैंडर्ड बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक से अगर आप डायरेक्टली मूव करते हो तो फिर आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी जो है, जैसे कि बिपिन चंद्र पढ़ते हो या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, तो इस कंडीशन में आपको जो है सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी से आपको पूरा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाता है कि आखिर पहले क्या था, तो वो बेस आपका क्लियर हो जाता है। देन आफ्टर उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रहा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो वेदास, हम लोगों को पता है कि हमारे जो हैं वेद कितने थे। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, जो है ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद गाइस, राइट। जो कि हमारा ये जो वेद है वो लगभग सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग वेद है, जो 3500 साल पुराना है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे हाइम्स है। हाइम्स मतलब आप एक तरीके से प्रे बोल सकते हो, प्रार्थना बोल सकते हो, जिसको सुक्ता भी बोला जाता था या फिर वेल सेड बोला जाता था। ये किसके लिए प्रार्थना करने के लिए यूज किया जाता था, किसके लिए, देवी या देवताओं के लिए, गॉड या गॉडेस के लिए, मतलब देवताओं या देवियों के लिए जो है इसका हाइम्स का यूज किया जाता था, राइट। एंड 3 गॉड जो थे यहाँ पे, इसमें जो ऋग वेद था उसमें अगर हम लोग बात करें तो 3 गॉड जो थे वो बहुत ही स्पेशली इम्पॉर्टेंट थे। पहला अगर हम लोग बात करें अग्नि, अग्नि क्या थे, गॉड ऑफ फायर उनको बोला जाता था। दूसरा थे सेकंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनको बोला जाता था इंद्रा, जो एक वॉरियर गॉड उनको कंसीडर किया जाता था। एंड लास्ट में थे सोमा, जो कि प्लांट वाले गॉड थे, जो एक तरीके से हम लोगों को स्पेशल ड्रिंक प्रोवाइड करा देना जाता था उस टाइम में लोगों को। तो इसलिए 3 गॉड को जो है वो स्पेशल माना गया। किसको किसको, अग्नि को गॉड ऑफ फायर, इंद्रा किसको वॉरियर गॉड बोला जाता था, एंड सोमा किसके लिए, प्लांट के लिए, एक प्लांट के भगवान के लिए उनको सोमा बोला जाता था, राइट। अब यहाँ पे ये हाइम्स जो था वो कंपोज किया गया था किसके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ठीक है। जो ऋषि जो उस टाइप के होते थे, और वही जो प्राइस्ट जो होते थे वो स्टूडेंट के बीच में उसको पढ़ाते थे या फिर उसको मेमोराइज करते थे। जितने भी उसमें वर्ड होते थे, जितने भी उसमें लेटर होते थे, जितने भी सेंटेंस होते थे, उसको एक एक करके वो समझाते थे और उसको जो है बच्चों को पढ़ाते थे, और साथ ही साथ उसका यूज भी अच्छे से करते थे, राइट। जितने भी मोस्ट ऑफ द हाइम्स जो हैं वो कंपोज एंड टॉट जो किया गया, मतलब कंपोज किया गया, उसका फॉर्मेशन हुआ या फिर उसको बनाया गया या फिर उसको पढ़ाया किसके द्वारा जाता था, मैन के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे भी जो हैं जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, वीमेन के द्वारा। ऋग वेद में जो है ओल्ड और वैदिक संस्कृत जो है वो आपका डिफरेंट है, अगर हम लोग जो अभी जो स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत उससे, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। तो संस्कृत देखो, संस्कृत आखिर है क्या, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो संस्कृत एक तरीके से, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन। संस्कृत क्या है, एक इंडो यूरोपियन एक लैंग्वेज है जिसमें कुछ लैंग्वेज जो है जैसे कि इंडिया का भी है, जैसे असामीज है, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, या फिर सिंधी हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे यूरोपियन लैंग्वेज भी आपका शामिल है, जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। तो ये सब बिलोंग्स टू दिस फैमिली। तो यहाँ पे संस्कृत को एक इंडो यूरोपियन बोला जाता है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज नोन एज द इंडो यूरोपियन, क्योंकि इसका यूज जो होता है वो एक तरीके से यहाँ पे इसका ये सब फैमिली से ही बिलोंग करता है। चाहे वो अगर आसाम में भी देख लो तो उसका झलक आपको मिलेगा, गुजराती लैंग्वेज में भी संस्कृत का झलक मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, कश्मीरी में मिलेगा, सिंधी में मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यूरोप में के लैंग्वेज से अगर उसको मिलाओ तो इंग्लिश में कुछ कुछ उसका साक्ष्य मिलता है, प्लस में फ्रेंच में हो गया, जर्मन में हो गया, ग्रीक में हो गया, इटालियन में हो जाएगा, आपका स्पेनिश में हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपको इंडो यूरोपियन फैमिली में बिलोंग करेंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हो, जैसे एक माटर, माटर मतलब क्या हो गया, ये आपका संस्कृत में माँ होता है, ठीक है। उसी को अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो ए में लिखते हैं माँ, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बोलें तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मदर बोलेंगे इंग्लिश में अगर इसको कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे देखो कि ये तीनों जो टर्म जो दिया हुआ है, तीनों टर्मोलॉजी जो दिया हुआ है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, राइट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कुछ जो है वो सिमिलरिटी है। जैसे माँ के लिए हम लोग जो है तीनों में सेम वर्सन का जो वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो सेम चीज़ का वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अदर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जो कि अदर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट फैमिलीज़ के द्वारा भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पे तिब्बतो बर्मन फैमिली वाली लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, तो ये सब द्रविडियम फैमिली हो गए, ठीक है। और जो लैंग्वेज जो आपका हो गया यहाँ पे झारखंड में जो बोला जाता है, ठीक है, या फिर सेंट्रल इंडिया में जो बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, राइट। तो ये सारा चीज़ है जिसके बारे में आपको बस एक ओवरव्यू रखना इम्पॉर्टेंट है गाइस। अब यहाँ पे बात करेंगे कि बुक जो है हम लोगों के द्वारा यहाँ पे जो रिटन किया गया था, ठीक है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रिटन और प्रिंटेड यूज़ करते हैं। तो ऋग वेदा को पहले रिसाइट किया गया, फिर उसको सुना गया, देन आफ्टर उसको जो है उसके बाद उसको पढ़ा गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब लिखा गया था सिर्फ बहुत ही साल पहले, इसको जब लिखा गया था मतलब बहुत ही साल पहले, एंड आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज, ठीक है। तो एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर अगो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग इसका प्रिंटेड जो है वो हमारा 200 साल पहले ही, लगभग 200 साल पहले इसका प्रिंट निकला है, मतलब इसका प्रिंटेड फॉर्मेशन हमारे पास आया है, राइट। नहीं तो इससे पहले हम लोग इसको जो है बोला जाता था, इसको पढ़ा जाता था, इसको मतलब रिसाइट किया जाता था, किसी के सामने इसको रखा जाता था, सुना जाता था, और फिर उसको वहाँ पे, लेकिन इसको प्रिंट पहला कंपोज कब किया गया, जैसे उसको जो है रिटन कंपोज जब किया गया उसके बहुत सालों के बाद उसको लिखा गया, लिखने के बाद उसका प्रिंटेड जो हुआ वो 200 साल पहले जो है वो हमारा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हिस्टोरियन जो है वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो हिस्टोरियन जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं उस पे जो लिखा हुआ रहता है सोर्स पे, तो उसी को क्या करते हैं वो स्टडी करते थे ऋग्वेदा में, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग। तो यहाँ पे बहुत सारा जो फॉर्म जो होता था वो डायलॉग के रूप में लिखा हुआ रहता था। तो यही जो हाइम्स है एक डायलॉग है बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्रा एंड टू रिवर। तो वही जो यहाँ पे है, तो एक प्रकार का जो हाइम्स जो होता है, एक डायलॉग यहाँ पे दिया गया है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है, एक विश्वामित्र है और दो रिवर जैसे बीज एंड सतलज। तो वो आपका वर्कशिप है गॉडेस को, जो कि यहाँ पे
इस पेज में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो, राइट। तो ये आपका मेन्यू स्क्रिप्ट है, मतलब हैंड रिटन नोट्स है गाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप इसको समझ लो कि ये रिग्वेदा से है, ये 150, ये जो है बर्च बार्क पे इसको लिखा गया, ये कहाँ पाया गया था, कश्मीर में पाया गया था। और 150 साल पहले इसका जो है पहली बार, इसका जो सबसे पहली बार जो इसका प्रिंटेड टेक्स्ट हुआ वो 150 साल पहले हुआ। और अब जो है ये इंग्लिश में भी आपका ट्रांसलेशन इसका उपलब्ध है, लेकिन और अभी जो है इसको प्रिजर्व कहाँ करके रखा गया है, इसे प्रिजर्व करके रखा गया है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया मेन्यू स्क्रिप्ट, राइट, जो ऋग्वेदा से रिलेटेड है। अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर। चलो, अब यहाँ पे ये है कि उनके बीच में जो डायलॉग, जो बातचीत हुआ है विश्वामित्रा एंड रिवर के बारे में, तो ये आप पढ़ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कैटल, हॉर्सेस, ओके, कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियोट्स, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैटल, हॉर्सेज और कैरियोट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि चैरियोट्स जो होता है वो क्या होता है, रथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर द कैटल, बहुत सारा प्रेयर जो होता था वो कैटल के लिए होता था, चिल्ड्रन के लिए होता था। चिल्ड्रन मतलब स्पेशली लोग जो थे वो किसके लिए करते थे, अपने बच्चे के लिए करते थे, ठीक है, राइट। तो स्पेशली जो वहाँ पे जो लोग करते थे वो अपने बच्चे के लिए करते थे। घोड़े के लिए भी किया जाता था। हॉर्स जो थे वो क्या करते थे, अपने कंधे पे उनका जो था वो एक तरीके से यॉक रखा जाता था। यॉक मतलब आप उसको बोल सकते हो जो मतलब उसके कंधे पे रखकर जब वो उसको खींचते थे तो उसी के लिए वहाँ पे उसको यॉक बोला जाता था, ठीक है। तो इसका यूज, हॉर्स का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता था, बैटल लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे अगर जो कैटल का यूज, जैसे कि यहाँ पे जो हॉर्स जो होता वहाँ पे बैटल लड़ने के लिए भी यूज किया जाता था। बैटल जो होता था जनरली, अगर पहले के टाइम में अगर आप देखो तो वो किस चीज़ के लिए होता था, लैंड के लिए होता था, जो कि इम्पॉर्टेंट था एक तरीके से। किस चीज़ के लिए, पास्चर के लिए। पास्चर मतलब क्या होता है, पास्चर मतलब यू कैन से चारागाह, ठीक है, जहाँ पे चारा ये सब प्रेजेंट होता था वहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड सच एज, उसके बाद बात करें तो जैसे जो हार्डी क्रॉप होते थे उसके लिए लोग वहाँ पे ज़मीन के लिए जो है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई होता था। एंड डैट इज़ राइपेंड क्विकली, जो कि बहुत जल्दी पक जाता था। जैसे मैं आप एग्जांपल ले लो बार्ली के लिए। सम बैटल जो है वो आपका पानी के लिए भी हुआ और लोगों को वहाँ पे कैप्चर करने के लिए भी कुछ कुछ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कुछ वेल्थ जो होते थे वो ऑब्टेन करने के लिए लीडर के द्वारा भी ऐसा बैटल होता था। सम, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सम वाज गिवन टू द प्राइस्ट एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल। तो पहला जो है कुछ जो पैसे होते थे उसको प्राइस्ट को दे दिया जाता था, जो पादरी होते थे जो रिसाइट करते थे वेदा को, और फिर बाकी जो है वो लोगों के बीच में उसको बांट दिया जाता था, राइट। और अगर हम लोग बात करें कुछ वेल्थ जो है वो जैसे याजनास जो होता था या फिर सैक्रिफाइस होता था उसके लिए भी यूज किया जाता था, ठीक है। मतलब जैसे कि आप एक तरीके से बोल दो, जैसे सेक्रीफाइस मतलब भगवानों के लिए भी इसको जो है यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी पैसा, मतलब सेक्रीफाइस त्याग किया जाता था और उनको भगवान को ऑफ़र किया जाता था। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे, इसका मतलब ये था कि लोग जो हैं वहाँ पे कुछ पैसे को, जो भी धन इकट्ठा करते थे झगड़े के बाद या फिर लड़ाई के बाद, तो वो भगवान या फिर देवी देवताओं को क्या करते थे, वो घी देते थे, ग्रेन देते थे, या फिर कुछ केसेस में एनिमल्स को भी वहाँ पे बलि चढ़ाया जाता था। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जितने भी मेन होते थे जो इस वॉर्स में जो टेक पार्ट करते थे, भाग लेते थे, तो वो रेगुलर आर्मी नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे असेंबली, जब कभी भी पीपल मीट अगर मैटर ऑफ वॉर पे होता था तो या फिर शांति पे, तो उन लोग मिलते थे। एंड वहाँ पे वो क्या करते थे, वही सारे लोग मिलकर क्या करते थे, अपने लीडर को चुनते थे। और लीडर कैसा होता था, लीडर एक तरीके से जो ब्रेव होता था, जिसके अंदर जो है स्किलफुल वॉरियर होते थे, जो जिसके अंदर मतलब बहुत सारे तरह का टेक्निक होता था, वो अच्छे से झगड़ा कर सकते थे।
तो उनके लिए यहाँ पे ये बात किया जा रहा है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें व्हाट टू डिस्क्राइब द पीपल, अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके से लोगों को वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता था, जैसे वो वर्क करते थे उसके अनुसार, राइट। जैसे लैंग्वेज दे स्पीक, जिस पे वो जिस तरीके से बात करते थे, क्या काम करते थे, या फिर किस तरीके से वो शांति रखते थे, शांति बनाए रखते थे, या फिर उनकी फैमिली क्या थी, उनकी कम्युनिटी, या फिर उनके कल्चरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों का उस समय भी डिस्क्राइब किया जाता था, उसको मतलब वहाँ पे उनको डिनोट किया जाता था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा जो है यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता था लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ऋग्वेद में, ठीक है। तो सबसे पहले दो ग्रुप जो है वो डिस्क्राइब किया जाता था उनके वर्ड के अकॉर्डिंग। पहला द प्राइस्ट, समटाइम्स इनको क्या बोला जाता था, ब्राह्मण्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, ब्राह्मण्स, जो कि बहुत सारे रिचुअल्स और राजाज के लिए परफॉर्म करते थे, ठीक है। जो भी धर्म होता था उनके लिए वो परफॉर्म करते थे, या फिर राजा के लिए। लेकिन राजा वर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। तो राजा यहाँ पे इस टाइप से नहीं थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे, ठीक है। तो उस टाइप का मतलब वे लोग नहीं थे जो वो बाद में पढ़ते थे, ठीक है। दे डिड नॉट हैव द कैपिटल सिटीज़, तो उस टाइप का राजा नहीं, जो कि अगर हम लोग अभी बाद में जो पढ़ते हैं कि राजा जो होता था उसका कैपिटल होता था, एक राजपाट होता था, तो उस टाइप का वहाँ पे वो राजा नहीं होते थे, ठीक है। उनका कोई कैपिटल नहीं होता था, उनकी कोई आर्मी नहीं होती थी, उनके पास कोई प्लेस नहीं होता था, और ना ही वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, राइट। तो यहाँ पे ये राजा और वो वाला राजा में बहुत अंतर है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो वो राजा और ये राजा में बहुत ही डिफरेंसेस होता था, राइट। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और इसमें जो ये जो राजा होते थे, जैसे अगर इसके बाद के बारे में बात करें मॉडर्न इंडिया के टाइम में या फिर एंशियंट इंडिया में इसके बाद का जो राजा का पीरियड जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अकबर आ गए तो उनके बेटे फिर राजगद्दी पे बैठे, तो ये सारा चीज़ क्या हो गया। तो उस टाइम में जब अगर हम लोग ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में भी ऐसा कोई प्रथा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था, ठीक है। तो वो राजा और यहाँ पे ऋग्वेद में राजा में बहुत अंतर है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टू वर्ड्स जो है वो लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था कम्युनिटी या फिर होल के लिए, ठीक है। पहला एक था जना, विच वी यूज इज स्टिल इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, अदर वाज द विश। तो वहाँ पे कम्युनिटी को यूज करने के लिए हम दो चीज़ का यूज करते थे, एक जना और दूसरा विश। यहाँ पे द वर्ड वैश्वा कम फ्रॉम द विश, जो वैश्य जो होते थे, जो क्षुद्र होते थे, मतलब जो कि हम लोग चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, राइट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विष जो है यही वैश्वा से ही आया है, ठीक है, जो कि हम लोग किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। और सेवरल विश और जना जो है वो आपका मेंशन बाय नेम, तो उनको नेम के द्वारा, उनके नाम के द्वारा भी मेंशन किया गया है। और जैसे कि आप अगर एग्जांपल में ले लो कि कुछ रेफरेंस के तौर पर, तो एक हो गया पुरु जना जिसको बीस बोला जाता था, और दूसरा जो है वारद जना, एंड तीसरा जो है यदु जना। तो ये सब जो है आपका क्या है, ये सब कम्युनिटी को डिनोट किया जाता था, एक कुछ समुदाय को कलेक्ट करके उनको जो है डिनोट किया जाता था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ ये है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये समझ में कि समटाइम द पीपुल कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देम्स एज द आर्याज कॉल्ड देयर अपॉर्चुनिटी एंड दासास एंड दास्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो पीपल जो कंपोज करते थे हाइम्स को, वो उनको जो है डिस्क्राइब करते थे आर्याज के रूप में, और उनका जो अपोनेंट जो होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको दासाज बोला जाता था। दास लोग जो होते थे वो उनको बोला जाता था। और वे जो थे, जो दास होते थे, उनके पास ये मतलब जो हाइम्स बता रहा है, जो मान लो कि भगवान को कंपोज करने के लिए वहाँ पे जो अच्छे चीज़ जो बुक जो होते थे या फिर जो हाइम्स होते थे वो उसको रिसाइट कर रहा है, तो
तो उसको क्या कंसीडर किया जाता था, उसको बोला जाता था आर्याज, और दूसरे लोग जो बाकी जो नहीं कर सकते थे उनको बोला जाता था दासाज। और दासाज के पास ये अधिकार नहीं था कि वो क्या कर सके, सैक्रिफाइस कर सके, परफॉर्म कर सके, मतलब सैक्रिफाइस को परफॉर्म कर सके। और प्रोबेबली वो क्या करते थे, एक तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये जो दास लोग जो होते थे उनका फेमिनाइन में अगर हम लोग बात करें, इसका जो फेमिनाइन वर्ड जो होता था दासी, वो आपका किससे आया, इसी का मतलब होता है स्लैब। ठीक है, और स्लैब उस टाइम में स्लैब जो होते थे वो वीमेन भी होते थे और मेन भी होते थे। और वहाँ पे जो किसको स्लैब बनाया जाता था, जो लोग वॉर में पकड़ा जाते थे, तो जो मेन और वीमेन जब उनको वॉर में हारने के बाद जब वो कैप्चर कर लिए जाते थे तो उनको क्या बना लिया जाता था, उनको बना लिया जाता था दासी। और उनका ऑनर कौन था, जो उनको जीत लेता था उनको अपना खजाना, उनका अपना प्रॉपर्टी समझकर उसको वहाँ पे यूज करता था, राइट। एंड वो जो भी चाहे उसको करना पड़ता था, राइट। ठीक है, एंड ऋग्वेदा में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कंपोज किया गया था मतलब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे डेवलपमेंट इल्सवेयर एंड लाइक अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइलेंट सेंटिनल्स के बारे में, राइट। ओके गाइस, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे साइलेंट सेंटिनल्स के बारे में, तो सेंटिनल्स का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉचर मैन, राइट, या फिर यू कैन से दैट वॉचमैन। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो साइलेंट वॉचमैन सेंटिनल्स, द हिस्ट्री द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टोन्स बोल्डर है जिसको हम लोग क्या जानते थे, मेगालिथ्स के नाम से जानते थे, लिटरली इसको बिग स्टोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केयरफुली अरेंज किया जाता था लोगों के द्वारा, और इसको जो है एक ब्यूरियल साइट के रूप में यूज़ किया जाता था। ब्यूरियल मतलब कब्रगाह, ठीक है, जहाँ पे लाश या फिर डेड बॉडी जो है वहाँ पे रखा जाता था। यहाँ पे प्रैक्टिसेस में क्या किया जाता था कि इसमें मेगालिथ जो था उसको इरेक्ट कर रखता था, मतलब ये जो है 3,000 साल पहले से ये प्रथा आती थी, इसको जो है मेगालिथ्स रखने का। ठीक है, ओके, तो जो बड़ा बड़ा जो स्टोन होता था उसको हम लोग मेगालिथ्स बोलते हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना। एंड वॉच प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इसका जो अरेंजमेंट होने लगा मेगालिथ्स का, तो ये जो है 3,000 साल पहले से होता था, और ये आपका पूरा का पूरा डेक्कन की तरफ चलता था, साउथ इंडिया में भी चलता था। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रैक्टिस आपका नॉर्थ वेस्ट में या फिर कश्मीर में भी होता था, ये सारे जगह परफॉर्म किया जाता था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख लो, इसका एक फिगर भी दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ओके, राइट। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइज जो है, मेगालिथ साइट्स जो है वो आपका मैप नंबर 2 में है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 14 में, आप उसको जाकर देख लेना, राइट। अभी वीडियो को पॉज करो और जाकर उसको देखो, फिर इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ओके, कि बहुत सारे मेगालिथ्स वहाँ पे दिया हुआ है आपका पेज चैप्टर 2 में, वो आपका किस में, मैप 2 में पेज नंबर 14 में ये सारा चीज़ आपका वहाँ पे दिया हुआ है। एंड वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस एंड अदर मेगालिथ्स ब्यूरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड बहुत सारे ब्यूरियल में क्या होता है कि मेगालिथ्स आपको बाहर से ही दिखेगा, लेकिन बहुत सारा जो मेगालिथ्स जो होता था, जो बड़ा बड़ा स्टोन होता था, वो हमेशा आपको क्या होता था, कुछ ब्यूरियल में बाहर से दिखता था, कुछ ब्यूरियल में अंदर पूरा अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता था, राइट। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ द स्टोन बोल्डर ऑफ अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कभी कभी जो है ये, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके से एक सर्कल पाते थे स्टोन का, ठीक है, जो कि एक बड़ा सा लार्ज स्टोन जो है वहाँ पे उसके बीच में, ग्राउंड के बीच में आपका रखा हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा पाया है, बहुत बार उन लोगों को मिला है कि
वहाँ पे बहुत सारे स्टोन बोल्डर को एक सिंगल लार्ज स्टोन से उसको अटैच करके रखा गया है, उसको जो है मतलब वहाँ पे जोड़ कर रखा गया है, ठीक है। और जो कि आपका ग्राउंड पे स्टैंड है, और यहाँ पे यही एक इंडिकेटर है जो कि ब्यूरियल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये एक मेगालिथ है जो कि सम सीड्स आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देयर वर द सेवरल थिंग्स द पीपल डिड टू मेक द मेगालिथ। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ जो है पीपल जो यहाँ पे इसका यूज करते थे बनाने में मेगालिथ्स का। एंड वी हैव मेड अ लिस्ट हियर एंड ट्राई एंड अरेंज देम एंड करेक्ट इन द। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जैसे कि आखिर उन लोग मेगालिथ्स कैसे बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, जैसे डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, तीसरा है ब्रेकिंग बोल्डर्स, इसके बाद प्लेसिंग स्टोन इन द पोजिशन एंड फाइंडिंग सुटेबल स्टोन एंड शेपिंग द स्टोन एंड ब्यूरीफाइंग द डेट्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में आपको इसको अरेंज करना है। इसके मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको अरेंज करके मेरे को कमेंट करना, राइट। अदरवाइज ठीक है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का आंसर देता हूँ। बिल्कुल आप मेरे को जैसे ही ये सेशन कंप्लीट हो आप एनसीईआरटी खोलना और उसमें जो क्वेश्चन ये इन टेक्स्ट का दिया हुआ है इसका ज़रूर आंसर देना। और बहुत सारे जो ब्यूरियल होते थे उसमें कुछ कॉमन फीचर होते थे, जो डेड पर्सन जो होते थे उनका जो होता था एक तरीके से उनको जो ब्यूरिड किया जाता था डिस्टिंक्टिव पोस्ट में। जैसे पहला एक जो था, कुछ लोगों को ब्लैक और रेड वेयर में वहाँ पे उनको जो है एक तरीके से उनको ब्यूरीफाई किया जाता था, उनको जो है वहाँ पे उसके अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है, मतलब कब्र में उनको डाल दिया जाता था। एंड ऑल्सो फाउंड आर द टूल एंड weapons ऑफ द आयरन एंड स्केलेटन ऑफ द हॉर्स एंड सॉरी गाइस हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द स्टोन एंड गोल्ड। तो यहाँ पे उनके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे मिला, जैसे स्केलेटन ऑफ हॉर्स भी मिला था, फिर साथ ही साथ वहाँ पे आयरन्स का वेपन्स मिला, प्लस में स्केलेटन ऑफ हॉर्स मिला, हॉर्स का इक्विपमेंट्स मिला, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन मिला या फिर गोल्ड मिला। तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलता था उसके कब्र में, जहाँ पे लोगों का कब्र होता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला जो है ये आपका आयरन इक्विपमेंट्स है जो कि मेगालिथ से आपका मिला था। तो दूसरा ये हॉर्स का इक्विपमेंट्स है, यहाँ पे आप एक्सेस बोल सकते हो, और ये आपका ड्रैगर है, ठीक है। ओके चलो, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज़ राइट यस इन द चैट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो गाइस, ओके। एंड आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो उसमें स्केलेटन में प्रोबेबली जो है वो डेड पर्सन का होता था, और समटाइम्स जितने भी ऑब्जेक्ट होते थे वो उसमें पाए जाते थे। तो दूसरा आप पहला एक जब उसमें निकाल कर वहाँ पे जो है मोर ऑब्जेक्ट भी दूसरे दूसरे ग्रैब से वहाँ पे पाए गए। जैसे एक जो है आपका ग्रैब में अलग पाया गया तो दूसरे ग्रैब में उससे ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट पाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द ब्रह्मागिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। तो पेज नंबर 14 मैप 2 में आप जाकर देख लेना। अब यहाँ पे एक स्केलेटन है यहाँ पे जिसको ब्यूरीफाई किया गया था 33 गोल्ड बीट्स के साथ, 2 स्टोन बीट्स थे, 4 कॉपर बैंगल्स थे एंड 1 कॉन्च सेल एंड अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और वहाँ पे कुछ स्केलेटन थे उसमें सिर्फ और सिर्फ खुद कुछ पॉट्स होते थे। तो यहाँ पे दो तरीके से लोगों का डिफरेंसेस पता चल गया। जिस पर्सन को दफनाया गया जिसके पास बहुत सारे गोल्ड हैं या फिर ऑर्नामेंट्स हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, तो इस कंडीशन में आप उनको बोल सकते हो कि बिल्कुल ये क्या है, ये एक तरीके से रिच पर्सन है, ठीक है। दूसरा अगर आप यहाँ पे कंसीडर करो, ये आपका आ गया, तो यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे कंसीडर किया जाने लगा कि यहाँ पे स्टेटस के बारे में उसके अकॉर्डिंग भी अनुमान लगाया जाने लगा कि सम वर द रिच एंड अदर आर द पुअर एंड सम चीफ। तो वो जो थे सम चीफ थे एंड अदर फॉलोवर, ठीक है। एंड वर सम ब्यूरियल स्पॉट मीन फॉर द सर्टेन फैमिलीज, राइट। So sometimes the megaliths contain more than the one skeleton. These indicate that people perhaps they belonging to the same family. कभी कभी जो है बहुत सारे ब्यूरियल से क्या मिला कि
दो दो मतलब स्केलेटन मिला। स्केलेटन का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे दो दो लोगों का कंकाल मिला। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो दोनों लोगों का लाश जो था वो सेम फैमिली का था, ठीक है, जो कि वहाँ पे सेम टाइम में सेम प्लेस में उनको दफनाया गया। एंड बॉडीज दोज हु डाइड लेटर एंड ब्रॉट इनटू द ग्रैव थ्रू द पोर्ट हॉल। और फिर उसके बाद जो लोग बाद में जो मर गए, तो फिर उनको क्या कर दिया गया, फिर बाद में जो पोर्ट होल होता था उसके थ्रू उनको जो है फिर से वहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। क्योंकि एक ही फैमिली से इन केस कभी कभी रेयरली हो सकता है कि दो लोग एक साथ मर सकते हैं, तो उसमें पोर्ट होल होता था, ठीक है। तो पोर्ट होल से उनको डाल दिया जाता था एक ही लाश, मतलब एक ही कब्र में, ठीक है। स्टोन सर्कल एंड बोल्डर प्लेस एट अ सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट। तो इसको साइन पोस्ट के रूप में जो है वो सर्व किया जाता था। किस चीज़ के लिए, यहाँ पे स्टोन सर्कल को या फिर बोल्डर को, तो वहाँ पे इसलिए रखा जाता था ताकि वहाँ पे वो ब्यूरियल साइट को फाइंड कर सके। जब वो वहाँ पे आए तो उनको पता चल सके, जब कभी भी वहाँ पे आए या फिर वहाँ से जब वापस आए तो उनको पता चल सके कि यही प्लेस है जो कि उसका कब्र का जगह है, ठीक है, राइट। एंड स्पेशल ब्यूरियल जो है वो इनाम गांव, ये भी आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है मैप 2 पेज नंबर 14 में। तो ये एक इट इज़ अ साइड ऑफ द रिवर घॉट, एक ट्राइब्यूटरीज है भीमा का। ये आपका ऑक्युपाइड कहाँ पे था, ये आपका ऑक्युपाइड था 3600 ईयर एंड 2700 ईयर एगो, राइट। एडल्ट वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड। एडल्ट जो थे यहाँ पे इनको इसके अंदर जो है उनके लाश को दफनाया गया था। एंड लेड आउट स्ट्रेट, जब उनको जो है स्ट्रेट रखा गया, और उनका जो हेड था वो किस तरीके से था, टूवर्ड्स द नॉर्थ था, मतलब उनका हेड जो रखा जाता था वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता था। एंड वेसल्स जो होता था, जो जिसमें वो प्रोबेबली जो फूड रखते थे या फिर वाटर रखते थे, वो भी वहाँ पे पाया गया उनके मृत शरीर के साथ। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज, ठीक है, एक मैन जो है वहाँ पे पाया गया, उसको जो है एक तरीके से उसको दफनाया गया। 4 लेग्ड क्ले जार, उसके साथ क्या था, 4 लेग क्ले जार था, और एक 5 रूम हाउसेज भी उसके साथ अवेलेबल था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे जो है उन लोगों को लाश के साथ यहाँ पे दफनाया जाने लगा, जो कि एक तरीके से आपको कुछ न कुछ बताता है। एंड दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रीनरी, और जो रूम था वहाँ पे हाउस वाला जो तो वहाँ पे उसमें क्या था, ग्रैनरी भी था। और बॉडी वाज प्लेस इन अ क्रॉस लेग पोजीशन, मतलब उनका बॉडी जो था जस्ट लाइक दिस, ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में प्रेजेंट था, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, राइट। तो व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस, तो इट इज़ इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ द चाइल्ड, इट्स स्मॉल साइज, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि स्मॉल साइज होता है। एंड देयर इज़ नो डिफरेंसेस, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा गर्ल्स के और बॉयज़ के बिल में, अगर बॉडी में स्केलेटन में। लेकिन समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी जो है वो लोगों को ऐसे भी फाइंड आउट किया जाता था, जो ज्वेलरी पहनते थे उसको वीमेन मान लिया जाता था, लेकिन मैन भी पहले के ज़माने में क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो उनको बेटर वे, अगर उनके सेक्स को अगर वहाँ पे ये करना था, डिटरमाइन करना था, तो उसके लिए उनके हिप या फिर पेल्विक एरिया जो होता था, हिप जो उनका जो बैक साइड होता था, तो वहाँ पे जो होता था वो लार्जर होता था, तो उसको वहाँ पे बोला जाता था कि वो क्या है, वीमेन है, ठीक है। वीमेन क्यों है, क्योंकि जो उनका जो बैक होता है, ठीक है, जो उनका हिप होता है वो थोड़ा क्या होता है, एक तरीके से अगर हम लोग बोलें तो उनका एरिया ज़्यादा होता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू मेन। तो यही है डिस्टिंक्शन जो जिससे हम लोग वहाँ पे उसके बारे में पता कर सकते हैं, राइट। तो ये था जिस पे आपका मॉडर्न स्केलेटन जो है स्टडीज़ जो है वो आपका बेस्ट है, ओके। एंड अबाउट अगर हम लोग लगभग 2000 साल पहले की बात करें, तो फेमस फिजिशियन जिनका नेम था चरका, उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा जिसका नाम था चरका संहिता, और जिन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में कितना बोन होता है,
360, और जिसमें अगर टोटल बोन के बारे में बात करें तो 200 बोन जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और बाकी के जो हैं उनको मॉडर्न ऑटोनॉमी में उनको जो है एक तरीके से बोला गया। दूसरा, चरखा ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो है वो काउंटिंग किया गया किस चीज़ का, टीथ का भी, जॉइंट का भी, प्लस में कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब जो नरम जो हड्डी जो चमड़ी होती थी उसके बारे में भी उसको भी काउंट करके वो उन्होंने इस चीज़ को बताया था। अब ऑक्यूपेशन जो इमाम गांव में क्या क्या होता था, उन लोग क्या कैसे काम करते थे, तो वहाँ पे अगर बोला जाए तो उन लोग सीड का भी उन लोगों ने मतलब वहाँ पे इमाम गांव में पाया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया, वेट पाया, बार्ली पाया, राइस पाया गया, पल्सेज पाया गया, मिलेट्स पाया गया, पीज पाया गया, सीसैम पाया गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पाया गया। दूसरा चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत उस आर्कियोलॉजिस्ट में ये भी पाया कि उन लोग जो है वहाँ पे बोन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स मेनी बियरिंग द कट मार्क्स, ठीक है, बहुत सारा जो है एनिमल का उनको नंबर मतलब बहुत सारे एनिमल का बोन भी उन लोगों को मिला, और जिससे एक तरीके से कट मार्क्स भी उनको ऑब्टेंड हुआ, ठीक है, राइट। एंड सो दे मे हैव बीन यूज एज अ फूड, जिसको वहाँ पे उन लोगों को फूड के रूप में यूज़ किया गया, क्योंकि उनके बोन्स के ऊपर अगर कट मार्क्स है इसका मतलब उन लोगों को के ऊपर प्रहार किया गया। इसका मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे क्या है कि उस समय शिकार लोग जो है वहाँ पे एनिमल्स का भी शिकार उस टाइम में करते थे। जैसे कि उस कैटल में कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं, कैटल में आपके कैटल हो गए, बुफेलो हो गया, गोट हो गया, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar and spotted deer, black buck, antelope, hare and mangoose, and beside the birds में भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया। बर्ड्स में जैसे क्रोकोडाइल आपका हो गया, टर्टल हो गया, क्रैब हो गया, फिश हो गया, एंड देयर इज एविडेंस दैट द फ्रूट ऑल्सो, तो वहाँ पे कुछ एविडेंस उसका फ्रूट का भी मिला है। पहला बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ द बेरीज वर कलेक्टेड, जो कि कलेक्टेड किया गया था, राइट, ओके। ये सारा चीज़ आपको पता है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको एटलस में एक ऑक्सफोर्ड का बुक आता है उसको ख़रीद लेना आप। उससे क्या करना कि एटलस में वहाँ पर जाकर आप चाइना को देखना, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, ये बताना है, क्या बताना है गाइस, बताना है कि 3500 साल पहले वहाँ पे पहली बार जो है वो राइटिंग जो है उसका एविडेंस मिला था। पहली बार राइटिंग का एविडेंस कहाँ पे मिला था, 3500 साल पहले चाइना में। और वो राइटिंग किस चीज़ पे था, एनिमल बोन पे था, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑरेकल बोन्स, बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो वहाँ पे जो वे लोग उसका यूज करते थे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। जैसे किंग गॉट द स्क्राइब टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोन्स, तो वहाँ पे किंग जो होते थे वो क्या करते थे, जो स्क्राइब्स होते थे जो वहाँ पे क्वेश्चन लिखते थे उसके बोन्स पे, एंड वुड दे विन द बैटल और नॉट, और वहाँ पे वो क्वेश्चन लिखते थे कि क्या ये बैटल जीतेगा या नहीं। दूसरा कि वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो अभी जो हार्वेस्टिंग हो रहा है क्या ये अच्छा है या नहीं है। दूसरा, व्हाट दे हैव सन और नॉट, तो क्या उनका बेटा होगा या नहीं। तो उसी पे क्वेश्चन लिखकर वहाँ पे जो है उसका प्रेडिक्शन होता था। एंड बोन वर देन पुट इनटू द फायर, और बोन को फिर किस में डाल दिया जाता था, फायर में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक बोन बिकॉज ऑफ द हीट, तो यहाँ पे जो बोन जो है वो आपका क्रैक हो जाता था बिकॉज ऑफ द हीट। देन फॉर्च्यून टेलर, उसके बाद जो भविष्यवाणी कहने वाले जो थे वो इस क्रैक को कहकर और उसको मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे, उसको ट्राइड करते थे बोलने का। तो एज यू मे एक्सपेक्ट दिज समटाइम्स मेड मिस्टेक, तो जिसके कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके कारण क्या होता था कि बहुत सारा मिस्टेक वहाँ पे होता था। क्योंकि ये जो है एक तरीके से आप कैसे बोल सकते हो, बोन्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन लिख कर और फिर उसको आग में डालना है, फिर उसके क्रैक जब उसको हीट के कारण जो क्रैक आएगा उससे कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार जो है वहाँ पे मिस्टेक भी होता था। और किंग लिव इन द प्लेसेस ऑफ द सिटीज एंड दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ द वेल्थ इंक्लूडिंग द लार्ज एलोबरेटली
decorated the bronze vessels and however they did not know the use of the iron। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो भी राजा जो उस सिटी में रहते थे तो वो अमेज्ड होते थे, ठीक है। उनके पास बहुत ज़्यादा क्या होता था कि बहुत ज़्यादा धन होता था, इंक्लूडिंग द लार्ज, उनके पास डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स होते थे, लेकिन वो लोग जो है इसके बाद भी जो है इस चीज़ का यूज करना, मतलब आयरन का यूज करना नहीं जानते थे, राइट। तो आई होप गाइस ये पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, और अगर जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो हूँ, अगर आपको इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करना, बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।